ब्रेकफास्ट शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसे पॉलिटिकली कैश कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो सबसे बड़ा सोशल मुद्दा भी बना हुआ है, इशू बना हुआ है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, तो बहुत संजीदगी से इस मसले को लेने की जरूरत है कि युवाओं का भविष्य आखिर किधर है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं। देश में बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल ये है कि बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन राहत की खबर आती है राजस्थान से, जहां पर राज्य सरकार ने अपने एक और वादे को पूरा किया है। बेरोजगारी भत्ते का जो वादा किया गया था उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है और ये कहा गया है कि सभी बेरोजगारों को 2 साल तक 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। यानी कि पहले किसानों से जो वादा था उसको पूरा किया गया, उसके बाद एक बेरोजगारी का जो एक बड़ा मसला था, बेरोजगारों से जो सबसे बड़ा वादा घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में किया गया था, उसको पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है अनाउंसमेंट के जरिए। लेकिन इन सब के बीच में सवाल दो है। सवाल ये कि क्या इससे बड़ा संबल मिलेगा बेरोजगारों को। दूसरा सवाल ये कि सरकार फंड कहां से जुटाएगी। काबिले तारीफ ये कदम है, जिस तरह से एक-एक करके सरकार वादे पूरी कर रही है। उस फहरिस्त में अब ये सवाल भी है कि क्या और जो वादे किए गए थे वो भी एक-एक करके पूरे होंगे। जवाब इस पर आज हम लेंगे जिम्मेदारों से। फिलहाल यहाँ पर एक बॉक्स पॉप आपको दिखाते हैं, जो रिएक्शन है तमाम युवाओं के, बेरोजगारों के, वो भी आप पहले देख लीजिए। अच्छा फैसला है। इस फैसले में सबसे पहले तो ये देखने को मिल सकता है कि जो इतने समय से बेरोजगार थे उन लोगों को अब एक नई उम्मीद मिल सकती है, जो क्योंकि एक भूख एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को बहुत बेबस कर देती है। तो ये 3,500 रुपये का जो दिया गया गहलोत सरकार के द्वारा, ये बहुत फायदेमंद रहेगा युवाओं के लिए। बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जब ये पैसे मिलेंगे उन युवाओं को तो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि वो क्रिएटिव हो पाएंगे। वो अब कहीं गलत राह पे नहीं जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, वो अपनी लाइफ को एक बेटर राह दे पाएंगे। एक उम्मीद आएगी उनकी लाइफ में, उम्मीदें भर जाती हैं कि हाँ, और मतलब पॉजिटिव वे में कि अब जो उनने 1 मार्च से निकाला है 3,500 रुपीज़ का, उससे अपना एक प्रॉपर तरीके से 2 साल के बीच में दे कैन इम्प्रूव देयर बिजनेस, दे कैन स्टार्ट अ न्यू सेटअप और समथिंग लाइक दैट। बेरोजगारी काफ़ी अच्छा है। इससे ग्रामीण लोगों के जो जिनके अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी कि रेंट प्रोवाइड कर दें, खाने वाने का प्रोवाइड कर दें। बेरोजगारी भत्ते से काफ़ी लंबे समय से सभी छात्रों की जो कि बेरोजगार हैं उन सभी की मांग थी। इससे काफ़ी पॉजिटिव विचार सबके मन में आया और काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो ग्रामीण और गरीब परिवार से थे, जिन्हें काफ़ी सारी समस्या आती थी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बारे में देने की, उनके लिए भी काफ़ी फायदे की बात है। ये घोषणा सबसे अच्छी हुई है और उन बेरोजगारों के लिए अच्छी है जो बेरोजगार हैं। उन्होंने 3,000 जो पुरुषों के लिए रखे हैं और महिला के लिए 3,500 रखे हैं। हम आशा करते हैं कि ये घोषणा कंटिन्यू रहे। ये ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। एक युवाओं को एक नई दिशा मिली है इस चीज़ से। जो युवा भी मतलब अभी शिक्षा के क्षेत्र में है और जो बेरोजगार है, ताकि उनको शिक्षा पे पूर्ण रूप से तैयारी करने को मौका मिलेगा। भैया सरकार को 1.5 माह हुआ है और गहलोत साहब को 1 मार्च से जो था ये 3,500 भत्ता देने वाला, लड़कियों को 3,500 और युवाओं को 3,000 जो मिलेगा, युवा इसको खुशी महसूस कर रहा है। जो उनकी ज़रूरतमंद थी, जो चीज़ें थी उसको मतलब हर चीज़ उनकी ज़रूरतमंद पूरी हो पाएगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये थोड़ा कम होगा। बेरोजगार लोगों को जो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, कोई अपनी फैमिली से कमज़ोर है तो सरकार द्वारा मदद की जाएगी। इससे ना बहुत फ़ायदे मिलेंगे। जो भी बच्चा है ना कमज़ोर है आर्थिक से, तो उसको है ना पैसे से है ना वो कोचिंग जा सकता है, अपनी लाइब्रेरी भी जा सकता है। तो ये रिएक्शंस आपने देखे, युवा खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो जवाब लेते हैं जो सवाल हमने शुरुआत में खड़े किए थे कि इससे कितना संबल मिलेगा, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा और क्या ये मुकम्मल हल है बेरोजगारी जैसी बीमारी का, क्या मुकम्मल इलाज है। ये तमाम सवाल है, इस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। आरसी चौधरी जी जो कि कांग्रेस के नेता है, मनीष पारेख जी जो कि बीजेपी नेता है और मानचंद खंडेला जी अर्थशास्त्री हैं, उपेन्द्र यादव जी अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के। तो सबसे पहले उपेन्द्र जी आपसे शुरुआत करते हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। ये जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा करने की घोषणा कर दी गई है, आपका रिएक्शन क्या है? देखो, ये इन्होंने जो वादा घोषणा पत्र में डाला था, हमने मांग भी की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को जिन्होंने आते ही हमारी इस वादे को पूरा कर रहे हैं। लेकिन साथ में मैं एक चीज भी कहना चाहूंगा कि क्राइटेरिया अभी तक फिक्स नहीं हुआ। जिसने पॉलिटेक्निक कर रखी है, जिसने बीएसटीसी कर रखी है, जिसने डिप्लोमा, क्या उन लोगों को भी मिलेगा क्या? साथ में ये भी था कि घाव पे मरहम तो लगाए, लेकिन उसका इलाज भी आवश्यक है, क्योंकि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होने चाहिए। क्योंकि रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे तो 3,500 रुपए लेकर उनको क्या करेंगे?
जब रोजगार के लिए अवसर सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को बेरोजगार को मुहैया करवाना पड़ेगा। आज भी वर्तमान में पूर्ववर्ती सरकार से लेकर अभी तक 2,11,000 से ज्यादा लंबित भर्तियां हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी जो मांग हमारी लगातार रही है कि सिस्टम में सुधार हो, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लगातार बेरोजगार अवसाद में जा रहे हैं, लगातार आत्महत्या ही कर रहे हैं। ट्रेन के आगे आपने देखा होगा अलवर में 4 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार हो। ये बेरोजगारी भत्ता दिया है, इससे ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, तैयारी करते हैं, कमरा किराए पे लेते हैं, कोचिंग करते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन साथ में रोजगार के अवसर भी सरकार को प्रदान करने चाहिए, जिससे वो तैयारी सही ढंग से कर सके और आगे अपना भविष्य उज्जवल बना सके। अच्छा, चलिए, ये अब यहाँ पर एक बड़ी बात आपने बहुत अहम बात कही है और एक राहत की बात है। मानचंद खंडेला जी, पॉलिटिकल रिएक्शन के पहले हम आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे। अर्थशास्त्री के तौर पर ये जो एक बड़ा वादा है जिसको पूरा करने की दिशा में सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है, प्रैक्टिकली इसमें कितने हर्डल्स अभी हैं जिनसे निपटना सरकार के लिए एक चैलेंज है? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इसको सैद्धांतिक रूप से कहें तो मुझसे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। और अगर व्यवहारिक रूप से कहे तो सहमत होना पड़ रहा है, क्योंकि वास्तव में जो है वो है रोग बेरोजगारी है और उसका निदान बेरोजगारी भत्ता नहीं हो सकता। और मुझे ये बात तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। लेकिन फौरी राहत तो सर दे सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रैक्टिकली मैं इससे सहमत हूँ। और मैं क्यों ये बात इसलिए, क्योंकि वास्तव में जो बेरोजगार उसको कुछ ना कुछ राहत मिले, और जो वास्तव में परिश्रम करने में और समर्पित भाव से पढ़ने लिखने में है वो शायद 2 साल में रोजगार प्राप्त कर ले। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो प्राप्त तब कर लेगा जबकि रोजगार के अवसर होंगे। चलिए, ये एक अलग बात रही। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जो युवा हैं उनको 3,000 रुपए और युवतियों को 3,500 रुपए। अरे भाई, आप जेंडर जो है ना डिफरेंशिएशन ऐसा मत करिए। सर, ये तो सभी जगह है सर। आप रिजर्वेशन भी खत्म करवा दीजिए। अगर मान लो सब जगह है तो बेटियों की हायर एजुकेशन में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। अगर ऐसे में मोटिवेट करने के लिए उनको थोड़ी सी ज्यादा राशि दी जा रही है तो उसमें समस्या क्या है? ये तो अजीब ही सवाल आपने खड़ा देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि मैं सैद्धांतिक रूप से लड़का और लड़की को पर्सन मानना चाहता हूँ, तभी जाके सशक्तिकरण होगा। सर, बहुत टाइम लगेगा उसमें, कई दशक बीत चुके हैं, अभी तक नहीं हो पाया, संभव नहीं है। इसका क्रांतिकारी परिवर्तन कब होगा? मत दर्ज कराए सर, अलग डायरेक्शन में मत ले जाए। अब उससे बहुत अलग डायरेक्शन में डिबेट चल जाएगी। मनीष जी, ठीक है, अभी आप सेकंड राउंड में आऊंगी। जो आप कह रहे हैं, चलिए उसको मैं मान लेता हूँ, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जो इसके क्राइटेरिया होंगे वो 2 लाख रुपए की आपने बात करी, और एक तरफ दरिद्र कौन है जो 8 लाख रुपए परिवार की इनकम है। तो अब ये क्या डिफरेंस है? एक तरफ आप कह रहे हैं गरीब वो है जो 2 लाख रुपए वाला है, एक तरफ केंद्र सरकार कह रही 8 लाख रुपए वाला। मतलब ये केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा नहीं, वो राज्य सरकार को ये करना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि जब भी केंद्र सरकार इसको लागू करेगी हम लागू कर देंगे। ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट यहाँ पर आपने जरूर उठाया है। मनीष जी, सरकार तो वादा पूरा करती जा रही है, आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े आपकी सरकार के समय बढ़े थे। और खास कर से अगर हम बात करें लास्ट 2 इयर्स की, तो बहुत चौंकाने वाली तस्वीर, बहुत परेशान करने वाली तस्वीर थी राजस्थान की। नहीं, बात ये नहीं है सुषमा, बात ये है कि सरकार ने बेईमानी दिखाई है। अच्छा। पहली बात है, जो इन्होंने राइडर लगा दिए हैं, बेरोजगार को बेरोजगार मानना चाहिए। वो 2 लाख रुपए जिसकी पारिवारिक आय है वो बेरोजगार को तो मिल जाएगा। अब जिनके परिवार में 2-3 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उसको बेरोजगारी नहीं होगा क्या? वो तो आप अपने दायित्व से विहीन हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। ये बात मानने 2 साल तक आपको देना है, ये बात भी पहले नहीं कही। चलिए, जवाब उनसे लेकिन सवाल ये भी है ना सर, सवाल ये भी है कि आपने क्या कर दिया था? 600 रुपए में तो सर कुछ भी नहीं होता था। एक फॉर्म भरने जाते हैं, किताब लेने वाले ज्यादा हो जाती है। जब 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात थी तो 5,000 रुपए सबको देने थे पर यूनिट, जैसा खंडेला जी ने कहा। 500 रुपए तो इन्होंने युवक युवती में कर दिया है, और 2 लाख रुपए वैसे कर दिया है, फिर 2 साल वैसे कर दिया है, 72,000 रुपए इनको देंगे। चौधरी जी, ये सवाल एक सवाल अहम है कि क्राइटेरिया केंद्र सरकार का कुछ और है, कमजोर होने का आर्थिक तौर पर। ठीक है, लागू नहीं करें। ठीक है, आरसी चौधरी जी, इस पर उनके बारे में कोई योजना नहीं करें। आरसी चौधरी जी, ये एक क्राइटेरिया वाकई में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक तौर पर कमजोर की डेफिनेशन अलग है, एक आय स्लैब की जो हम इनकम स्लैब की बात करें वो अलग है, और यहाँ पर अलग है। इसको कैसे क्लियरिफाई करेंगे? सुषमा जी, निश्चित रूप से मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उनकी जो व्याकुलता है, निश्चित रूप से वो भी अपने आप में एक उसका भी जवाब देना मेरा दायित्व बनता है। ये व्याकुलता उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं दिखाई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे प्रतिवर्ष 3 लाख
15 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, नहीं बोले। देश के प्रधानमंत्री जी आज अंतरिम बजट में बोल रहे हैं हमने स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ युवाओं को हमने स्किल किया है। रोजगार तो 15 करोड़ कहीं गए। ये इन्हें वेदना तब नहीं हुई जब सीकर के अंदर 18 जनवरी 2017 को माननीय मुख्यमंत्री ने जो बेरोजगार युवा थे, रोजगार की मांग कर रहे थे, रिक्त पदों के विरुद्ध जो मांग कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था इन लफंगों को हटाए। अपने पुलिस फोर्स के द्वारा उनको बेइज्जत किया गया। जो स्वाभिमान के साथ युवा उसके हक की मांग कर रहा था, तब नहीं दिखा। ये आज कह रहे हैं कि 2 लाख का राइडर लगा दिया। इन्हें ये राइडर तब याद नहीं है जब किसान के ऊपर जब आपने कर्जा माफी की घोषणा की, बजट के अंदर आपने प्रावधान नहीं किया और अंतिम बजट के अंदर, अंतिम साल के अंदर आप जाके करते रहे, तब आपको नहीं दिखा लघु और सीमांत के अंदर भेद करने का। भारतीय जनता पार्टी को तो नाचने जाना, आंगन टेढ़ा वो स्थिति करनी है। दूसरी मैं कह रहा हूं केंद्र की सरकार 1 रुपए करती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक जो गरीब जो लोग हैं। अच्छा आरसी चौधरी, एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है। ठीक है, सुनिए, एक सवाल मेरा भी है। एक मिनट मेरा एक सवाल है। मनीष जी, एक सवाल ये बिल्कुल मिला है। ठीक है, आप मेरा सवाल सुनिए सर। बहुत उम्मीदों की सरकार केंद्र सरकार है और आज मिडिल क्लास को लेकर कई अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर आज बजट में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जबकि रिपोर्ट ये कहती है कि 45 साल में सबसे विकट स्थिति इस समय बनी हुई है बेरोजगारी को लेकर के। तो सर उसको लेकर कुछ क्यों नहीं करते? हम ये क्यों ना कहें कि चुनाव के समय पर ये केवल एक सियासी झुंझुना है जो मिडिल क्लास को पकड़ाने, क्योंकि जब नौकरी नहीं होगी सर, इनकम ही नहीं होगी, तो इनकम का टैक्स स्लैब और बाकी चीजों की बात कहां से आ जाएगी? नहीं सुषमा, जो कौशल विकास कार्यक्रम है, ये ऐसी उसकी हकीकत ही बताऊं सर आपको, जिसमें आप चौधरी जी, मैं सवाल पूछ लूं। मनीष जी, उसके आंकड़े लेकर बैठे हो राजस्थान के। एक मिनट, मनीष जी उसके आंकड़े देखिए। राजस्थान के आंकड़ों की मैं बात करती हूँ। 2014 से 17 तक 190 करोड़ तकरीबन खर्च करके 3,56,000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। 1/3 भी नहीं पूरा हुआ। 1,74,000 लोगों को ही यहाँ पर प्रशिक्षण मिला। और जो कैग की रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले, अगर आपको याद हो, तो जो टारगेट इन प्रशिक्षित लोगों में रोजगार देने का आपने रखा था 93,533 का, उनमें महज 62,544 लोगों को ही, माफ कीजिएगा, 62,544 लोगों को ही रोजगार दिया गया। 93,000 में से 62,000 को मिला। उसका आउटपुट क्या हुआ सर, ये बता दीजिए। आउटपुट हुआ है 70% तो हो ही गया है। अगर आप 93,000 की बात करते हैं, उसमें से 62,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक बात, और जो कौशल विकास के लिए ऋण लेना पड़ता है, उद्यम विकास का बात है, उसमें कितने लोगों को लाभ मिला है? आप ये भी तो देखना, 5 लाख युवाओं ने ऐसे स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए का लोन उठाया है। क्या था कि बेरोजगारी को दूर करने में रोजगार नहीं मानेंगे आप, केवल सरकारी नौकरी को रोजगार मानेंगे। ठीक है सर उपेंद्र जी, लेकिन अब इस पे आ गए तो इस पे आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं राजस्थान के, बहुत हैरान करने वाले आंकड़े हैं। मेरा मानना है कि इसकी जांच करवाई जाएगी तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आएगा। एनजीओ को फायदा पहुंचाया गया है, कागज पूर्ति की गई है, बेरोजगार को फायदा नहीं पूछा है। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आएगा। आपने अहमदाबाद में भी देखा होगा कि भाजपा के 2 बड़े नेता पकड़े गए थे पेपर लीक प्रकरण में, कई चीजों में। और अब सीधा साधा इसमें जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं वर्तमान सरकार को भी कहना चाहूंगा कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे सबसे अच्छी निकल के सामने आई, वर्तमान सरकार आने के बाद हमारी 3 बार मुलाकात हुई, हमने 3 मांगे रखी, चाहे व्याख्याता भर्ती का पेपर परीक्षा बढ़ाने की मांग हो, चाहे 7,000 चयनित साइंस मैथ का अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने की मांग हो, और चाहे एडवोकेट जनरल को उतारने की मांग हो। तीनों मांगों को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने स्वीकारी है और हमारी मांगों को पूरा किया है। हमारी मांगों की जो तमाम नाराजगी क्यों है, जरा बताइए ना सर। नहीं, रूटीन कोर्स में होता ही है। सुनवाई होती है, इधर क्यों पहले जो वहाँ पर के बारे में कोर्ट की बात होती है, जहाँ पे ये रूटीन है, ये रूटीन है। सरकार का जो युवा रोजगार के लिए ज्ञापन देना चाहते थे उन्हें लफंगे बताते हो, ये रूटीन है। मुख्यमंत्री युवाओं से मिलना नहीं चाहती, ये रूटीन है। मुख्यमंत्री पुलिस के द्वारा युवाओं में डंडे पिटवाते, ये रूटीन है। ये आपकी संवेदनशीलता थी युवाओं के साथ में, ये आपका युवाओं का स्वभाव था, इसको रूटीन था बोल रहे। शर्म होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। युवाओं की हितों में जो कुटाराघात किया, देश के युवाओं का सिर्फ तुम्हें वोट चाहिए और उन्हें बेरोजगारों ने नहीं कहा। मुद्दों से दूर नौकरी मांगने का तरीका होता है,
जो लोग उपेंद्र जी कितने डेलीगेशन में गए इनसे पूछो किस तरह से इनसे हाँ, बात उपेंद्र हुई, जी कितने ये सारी डेलीगेशन में बातें गए? पूछो। मनीष जी इसी चैनल के ऊपर मैं रोज कहता था कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे सुन लो, हम आपकी जिंदाबाद बोलेंगे। रोज कहते थे हम इसी चैनल के ऊपर आते थे डिबेट में, लेकिन लाठियां और मुकदमे मिलते थे, धक्के मिलते थे और मुकदमे मिलते, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। हम चिल्ला चिल्ला के कहते थे हमारी मांगे मान लो, हम जिंदाबाद बोलेंगे, हम भाजपा जिंदाबाद बोलेंगे। मांगे नहीं मानी, लेकिन हमने कहा था कि भाजपा राजस्थान करेंगे और जो करके दिखाया हम लोगों ने। मनीष जी एक वक्त वो मैंने भी कई सारे शोज किए थे, जवाब तो सुनिए, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं जवाब मांगा था हमने कि नियुक्तियों की राह में रोड़े क्यों, तब आपने कहा कि ये तो सिर्फ कांग्रेस कर रही है। अगर कांग्रेस कर रही है तो युवाओं को बरगलाने की में क्या आप कोशिश करती हो कि कांग्रेस तो सत्ता में आ गई और एक के बाद एक वादे, और उपेंद्र जी भी संतुष्ट रहे यहाँ पर? नहीं सुषमा, बाद में कोर्ट की तारीखों की बात होती है, वो तो कोर्ट पे सुनवाई होती है, उसका फैसला भी कोर्ट करती है। जो भी कोई डबल एजी पेश होते हैं या एजी वहां पे जाते हैं, वो रूटीन कोर्स में जाते हैं, वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, डजंट मैटर फॉर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी बात यही है खाली इनको ऐसा लग रहा है जितने प्रकार के वहां पर स्टे थे उनको वैकेट कराने की जो कोशिश हुई वो उस सरकार में भी हुई थी, और अभी क्या हो गया अल्टीमेटली लाभ की बात क्या हुई? मैंने आपको ये कहा 4 दिन तक पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट वाले ने मना कर दिया, जो आपकी सरकार में था वो नहीं आया, लेकिन इन्होंने सुनवाई करवाई, आगे तारीख नहीं ली, आप लोगों ने तारीख ली, इन लोगों ने तारीख नहीं ली। आज का जो बजट था उसको भी इसमें इंक्लूड करें तो क्या करें कि राज्य सरकार की तरफ से तो कोशिश की जा रही है, हालांकि बजट का इशू यहाँ पर भी होगा कि कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार जो जाते जाते एक बहुत बड़ा विषय छोड़ गई है, एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ गई है, आज उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, उस दिशा में कुछ देने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखिए, पहली बात तो मैं बजट की बात आप कर रहे हैं तो इसलिए नहीं किया क्योंकि प्री बजट सर्वे नहीं आया, क्योंकि उसमें केवल खड्डे ही खड्डे थे। पट्टी खोल जाती है। उसके बाद में हम ये कहना चाहे एनएसएस की जो रिपोर्ट है उसमें कह रहे हैं कि 34 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही, और उसमें नीति आयोग की जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं, और नीति आयोग ने दूसरे दिन कूद कर कह दिया साहब ये जो है रिपोर्ट वास्तव में गलत नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। अब ये सब बातें क्या, देखिए ये बातें वो है कि वर्तमान केंद्र सरकार जो है वो जो अपराधी किस्म के लोग हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं उनको पहले बनाएंगे अधिकारी, उसके बाद में उनको पकड़ के रखेंगे उनकी गर्दन को, और उसके बाद में कहलवाएंगे ये करो। अब देखिए नीति आयोग, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं ये आयोग है ही नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन हमेशा सरकार का होता है और आयोग के नाम दे दिया उसमें। अरे भाई ये तो कांग्रेस वाले भी नहीं कह रहे कि आपने आयोग कैसे बना दिया ये। लेकिन खटेला जी इसको लेकर थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर विरोधाभासी मेरे को लग जाता है, क्योंकि जब कई दफा रिपोर्ट्स ऐसी आती है जो कई राज्यों की स्थिति को खराब बताती है, कई रिपोर्ट्स जब अगेंस्ट आती है तब उन्हें एक्सेप्ट कर लेते और जब नहीं आती तो हम उसको अपोज करते, तो ये शायद थोड़ा ठीक नहीं होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ये जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जो अभी हाल फिलहाल में इकोनॉमिक की स्थिति को लेकर राज्यों की जो आई कुपोषण को लेकर उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसमें नेगेटिविटी थी। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, पूछ रही हूँ तो आप पूछ रहे हैं तो इसके बाद सुनेंगे फिर तभी तो मैं बोलूंगा ना, आप पूछें क्योंकि मैं गफलत में सुन नहीं पाया, दोबारा पूछा आप। नहीं सर, मैं कह रही नीति आयोग की रिपोर्ट्स को जब उसमें नेगेटिविटी होती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते, आपने बोला नीति आयोग एक संस्थान है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी कमीशन, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, वो खुद ही कह रहे हैं। अब कमीशन कहां से आ गया मुझे बताइए आप, और नीति अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो नीति आएगी, वो नीति कहां से आ गई, नीति का मतलब पॉलिसी, नीति है ही नहीं, वो नीति है। अब इस बात को भी गफलत है, इसको भी आप स्वीकार नहीं करते, मैं क्या करूं। अब मैं यहाँ पे जो बात कहना चाह रहा हूं, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार बहुत कम है। रोजगार में जो लास्ट में कहा गया जो फिगर आया वो आया कि 1 करोड़ करीब 20 लाख रोजगार वापिस छीन लिए गए हैं 1 वर्ष 17-18 में, ये गवर्नमेंट की फिगर है। मनीष जी जवाब। इस बारे में तो मैं आपको कहूंगा कि जो भी नौकरियां लगी है उसमें बढ़ोतरी हुई है और अभी जो नए रिक्रूटमेंट हुए उनकी संख्या में लगातार बढ़ रही है। बता रहा हूं सर मैं। दूसरी बात जो सरकारी नौकरी की बात है, वो हल्ला हुआ था लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाया है सर। सर मैं आपकी सरकार के आंकड़े बता रहा हूं, योजना भी कुछ नहीं कर पाई है। उद्योगों की स्थापना के लिए जो ऋण दिए गए वो है, रोजगार स्वरोजगार। चलिए आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, हम जो बात कर रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए क्या बजट से कुछ निकला है, कैसा ये बजट है, उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से राहत दी गई। यहाँ पर ईवीएम को लेकर एक बार फिर से हमला किया जा रहा, चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही जा रही, मोदी सरकार पर कई हमने हुए, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया गया है, जो रिपोर्ट आई है, जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर भी विरोधी अब हमलावर हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम बात करें राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, और जो राज्य सरकार का एक कमिटमेंट था उसको पूरा करने की दिशा में जब सरकार आगे बढ़ रही है तो ये कितना बड़ा सहारा बनेगी, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आरसी चौधरी जी,
ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कि आपने जो वादा किया वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो कहां से मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? सुषमा, ये सरकार का अपना कर्तव्य होता है कि सरकार जिस प्रकार से जो घोषणाएं कर रही है, चाहे जाते हुए अंतरिम बजट में करे, चाहे 5 साल बाद में करे, आखिर कौन पूछने वाला? समय तो कोई तय नहीं था कि हम 2 साल बाद में करेंगे, 1 साल बाद में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है, वो प्रतिबद्धता हमारी सरकार की मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट ने ये निभाई। जो युवाओं से जो वादा किया वो दिया। निश्चित रूप से बजट एक चुनौती हो सकता है, लेकिन जो गरीब किसान मध्यम वर्ग का जो बच्चा जो पढ़ता है शहर के अंदर, जिससे लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ एक फार्मों के नाम पे कलेक्ट कर लिया जाता है, आज वो किस प्रकार से राहत की सांस ले पाए। घर से 2000 रुपए लेके जब रवाना होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, किस प्रकार से वो अपना सर्वाइवल करेगा। तो उसको एक संबल है ताकि वो अपने बेरोजगारी के साथ में नए जो अवसरों की तलाश के साथ में बिना किसी बर्डन के, बिना किसी परेशानी के वो उसकी तैयारी कर सके, अवसाद से बाहर निकल सके। एक बहुत बड़ी दुखद घटना इस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 70 साल के अंदर पहली बार हुई कि युवाओं को कहीं रोजगार के अवसर नहीं दिखाई दे रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे, सरकारी गवर्नमेंट उन्हें रोजगार के अवसर ही नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसलिए उन्हें ट्रेन के सामने कूद के आत्महत्या करनी पड़े। ये अगर कहीं होता है तो भाजपा की सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, समाधान की बात करते हैं। राजस्थान में समाधान हो गया। मनीष जी, केंद्र की तरफ से भी क्या कोई समाधान की कोशिश की जाएगी, क्योंकि विकट स्थिति है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? बड़ी बात यही है सुषमा की, ये जो किया धरा है भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार का जो बेसिक कमजोरी रही है, वो इन्हीं राहुल गांधी जी की पार्टी की देन है। 45 साल के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर आपने 6.1% बढ़ा दी। एमएसएस जो है उसकी रिपोर्ट को आप जारी नहीं करने देते, जो स्वतंत्र संस्था है उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़े, उसके सदस्य हैं, इन्होंने जो कुछ काम किया है अभी तक, इसलिए चले जाए रोजगार सृजन को कोई अंग नहीं रखा था, नहीं बने। रोजगार उन्मुखी शिक्षा के लिए जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कदम उठाया वहां पे जारी उसको हो, माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाया। चलिए बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में सर, हो गया। उपेंद्र जी, लास्ट कमेंट की क्या वाकई में बेरोजगारों की स्थिति बदलेगी, एक बड़ा संबल बनेगा यहाँ पर? देखो, मैं सबसे इस मीडिया आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस सरकार के पास आने वाले सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी इनके गले की हड्डी बन सकती है। अभी भी इन सरकार के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने होंगे और सिस्टम में सुधार करना होगा। सिस्टम में सुधार करना होगा। वन लाइनर रिएक्शन लास्ट में, खंडेला जी। देखिए, अगर रोजगार के अवसर नहीं बढ़े तो राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, ये बिल्कुल तय बात है। यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। चलिए एक बार फिर से राहुल गांधी का रुख कर लेते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कई इश्यूज पर, कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, मोदी सरकार को घेरा जा रहा है यहाँ पर। थैंक यू। राहुल जी एक ईवीएम को लेकर सवाल है। राहुल जी एक ईवीएम को लेकर सवाल है सर। शरद यादव, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू सब एक साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बीजेपी को घेरने के लिए पूरा विपक्षी कुनबा एक साथ यहां पर दिखाई देता है। ये वही तस्वीर दिखाई देती है जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो लगभग यही चेहरे वहां पर भी थे। तो देखिए, सियासत होती रहती है, लेकिन सियासत के बीच में संवेदनाएं दम ना तोड़े, उसकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम उनको जीवित रखा जाए। क्योंकि अगर देश को आगे ले जाना है, अर्थव्यवस्था की हम बात करें, क्योंकि आज बजट था, एक बड़ा दिन था, हम अगर दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो वहां पर जो सबसे बड़ी मार दिखाई देती है वो है बेरोजगारी। एक युवा का हताश होना बहुत बड़ी मार है, बहुत दुखद पहलू है, और उसके लिए शायद और ऑप्शंस तलाशने की जरूरत है। राज्य सरकार ने जिस तरह से एक वादा पूरा किया है, वैसे उम्मीद करते हैं कि रोजगार क्रिएट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, पैदा किए जाएंगे, ताकि इस भत्ते की भी जरूरत ना पड़े, सीधे हाथों में रोजगार थमाया जाए। और उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार भी इन आंकड़ों से कुछ सबक लेगी और कुछ बड़ी पहल केंद्र सरकार की तरफ से भी की जाएगी। हालांकि वक्त बहुत कम है, जागना अभी होगा। फिलहाल के लिए आज इतना।